हेलो दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत की बात कर रहे थे और इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। कैसे भारत में पुर्तगाली आए, कब आए, डच कैसे आए, डचों के बारे में, पुर्तगाली के बारे में, सारा उनका व्यापार, ये सब हम लोगों ने मोटा मोटी देख लिया था। जो एग्जाम में जहाँ से सवाल आ सकते हैं वहाँ से वो सारे कुछ हम लोग देख चुके थे। हम लोग अंग्रेज का भी देख लिया था कि अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेज कब आए। तो अंग्रेज हम लोग देखे थे कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज जो एलिजाबेथ प्रथम थी उन्होंने एक कंपनी बनाई। ठीक है, कंपनी का नाम हम लोग देख लिए थे। और उस कंपनी जो आया था वो कब कब आया था, तो 1608 में आया था। इसीलिए कहा जाता है कि जो टर्म था वो पुर्तगीज का सबसे पहले टर्म था। उसके बाद जो आए डच आए, और डच के बाद कौन आए, इंग्लैंड आए जो कि ब्रिटिश आए। और इंग्लैंड के बाद कौन से आए, डेनिस है। और उसके बाद फ्रांस है। तो ये टर्म चलता है। और इस टर्म के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले पुर्तगीज आए और डच आए। लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो सबसे पहले स्थापना में अगर देखा जाए तो 1608 में ये अंग्रेज जो थे 1608 में सूरत में, कहाँ पे, सूरत में फैक्ट्री बनाने की कोशिश किए थे। लेकिन जब डचों को मालूम चला तो डचों ने और पुर्तगालियों ने क्या किया, जो वहाँ उस समय के जो राजा थे उनके कानों में भरने लगे और अंग्रेजों का सूरत का जो फैक्ट्री था वो बनने नहीं दिए। तो ये लोग मसूलीपट्टनम पटना में अपना एक व्यापारिक फैक्ट्रियां बनाई जहाँ पे सामान को एकत्रित करके रखते थे। लेकिन बाद में ये सूरत वाले फैक्ट्री को इन्होंने 1613 में जाकर के कंप्लीट कराया। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया था। और सारा कुछ देखने के बाद हम लोग आगे जब देखेंगे तो जो बंगाल में जो शासन था, बंगाल में जो राजनीतिक प्रभाव था उस समय का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम लोग। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग देख चुके थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग यहाँ तक देखे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था, जो भी नाम रखा गया था उस कंपनी का। तो ठीक है, चार्टर एक्ट द्वारा नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया था। और 1857 में तो इसको क्राउन के पास ही ये चला जाता है, कंपनी के हाथ में इसका नहीं रहता है। बंगाल में प्रारंभिक जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी वो हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों की व्यापारिक छूट मिल गया था। यानी 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को क्या मिल गया था, व्यापारिक छूट मिल गया था, कोई कर नहीं देना होता था। और ग्रेवियन बॉटन जो थे एक चिकित्सक थे। ग्रेवियन बॉटन क्या थे, एक चिकित्सक थे। बंगाल के सूबेदार कौन था उस समय, शाह सूजा था। बंगाल का सूबेदार कौन था, शाह सूजा था, जो कि शाहजहां का और मुमताज बेगम का सेकंड पुत्र था। वही बंगाल का सूबेदार हुआ करता। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बंगाल का सूबेदार कौन था। बंगाल और बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए अनुमति लिया था। और कितने में लिया था, तो 3000 वार्षिक कर लेकर के अनुमति दिया गया था कि वहाँ पर व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, 1656 ईस्वी में दूसरा निशान मंजूर हुआ। यानी कि जो 3000 जो रकम थी वार्षिक कर की, उसको दूसरा निशान बनाया गया। और 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां से फरमान प्राप्त किया गया। उस समय के जो नवाब थे, उस समय के जो सूबेदार थे शाइस्ता खां, उनसे फरमान प्राप्त किया गया, जिससे अंग्रेजों को क्या किया, कर अदा किए बिना व्यापार करने की छूट मिल गई बंगाल में। तो शाइस्ता कौन थे, तो उस वहाँ के सूबेदार हुआ करते थे। उन्होंने एक फरमान दिया किसको, अंग्रेजों को, और बोला कि बिना कर दिए हुए आप ये अदा कर सकते हैं। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने फरमान जारी किया और कोई चुंगी नहीं मांगे, ये कहा। फरमान में क्या क्या कहा, तो फरमान में ये था कि औरंगजेब के फरमान में, जिसको गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान भी कहते हैं, उसमें क्या कहा गया था, तो कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजों के कर्मचारी है उसको तंग न करे, कोई चुंगी नहीं लेगा। उस फरमान में ये भी लिखा हुआ था कि 2% चुंगी के साथ 1.5% जो चुंगी जो है वो जजिया का उल्लेख किया गया था, जजिया कर देने का भी उल्लेख किया गया था उस फरमान में। अक्टूबर 1686 में क्या हुआ था, तो हुगली को लूट कर औरंगजेब से परास्त हुए। यानी कि औरंगजेब राजा था उस समय, पुर्तगीज क्या किए, हुगली को लूटना शुरू कर दी। यही अंतर था किसमें, अंग्रेजों में और पुर्तगीज में अंतर यही था, जिसके कारण से अंग्रेज 200 साल राज किए और पुर्तगीज यहाँ से चलते बने। कारण ये था कि ये लूटने में विश्वास रखते थे। पुर्तगीज क्या करते थे, लूटने में विश्वास करते थे, लालच रखते थे। लेकिन अंग्रेज लालच नहीं रखे। उन्होंने क्या किया, अब देखिए सती प्रथा उन्होंने कब हटाना शुरू कर दिया था, 1600 के आसपास ही सती प्रथा, 1608 के आसपास
हटाना शुरुआत में ही 1500 में ही जब नीनो डी कुन्हा और ये अल्मीडा शाह और अल्बुकर्क, ठीक है, उसी समय ना ब्लू वाटर पॉलिसी, और जो अल्बुकर्क था वो क्या लाया था, अल्बुकर्क ही जो विवाह की नीति लाई थी, तो क्यों लाया था, तो ईसाई धर्म अपनाने के लिए। तो जो पुर्तगीज आए थे वो क्या किए थे, पुर्तगीज आए थे तो 3G मॉडल पे बात किए थे। किस पे बात किए थे, 3G मॉडल। 3G मॉडल क्या था, तो 3G मॉडल था कि गोल्ड यानी कि धन व्यापार करने के लिए आए थे, और गॉड यानी कि प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे अपने गॉड का, और तीसरा क्या था, ग्लोरी। ठीक है, ये तीसरा था ग्लोरी, कि जो सबसे ज़्यादा देश को खोजेगा तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगी यूरोपियन देशों में। तो ये 3 चीज़ों के लालच में ये पुर्तगीज आए थे, और इन्होंने सती प्रथा को हटाया सबसे पहले अल्बुकर्क ने। और सती प्रथा हटाने का कारण था कि यहाँ की जो महिलाएं थी सती प्रथा का उपयोग नहीं करेंगी, तो विधवाएं होंगी, तो विधवाओं से क्या करेंगे, यूरोपियन जो पुर्तगीज थे वो शादी करेंगे, यहाँ पर बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, ईसाई धर्म में तब्दील होंगे और उनकी आबादी बढ़ेगी। तो ये सोच करके विवाह की नीति लाया गया था। लेकिन सबसे पहले अंग्रेज जो थे ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन कब दिए, 1813 में दिए। तो इन्होंने 200 सालों तक इंतजार किया, उसके बाद प्रोत्साहन देना शुरू किया। तो ये लोग हड़बड़ाए नहीं, ये लोग क्या किए, ये लोग इंतजार किए, सही समय का इंतजार किए। तो इसीलिए कहा जाता है कि सही समय का इंतजार, यानी कि देर से जो मिला हुआ फल होता है वो मीठा होता है। ठीक है, तो इन्होंने अक्टूबर 1686 में हुगली को लूटने की कोशिश किया, किसने, और अंग्रेज को औरंगजेब ने परास्त कर दिया। ठीक, और जॉन चाइल्ड जो थे, वो जॉन चाइल्ड जो थे वो क्या किए, इनको 17,000 पाउंड का दंड दिया गया। इन्होंने जहाज लूटा था। ठीक है, जॉब चरनॉक नामक एक आदमी था जिन्होंने 1690 में क्या किया था, सूतानाती और कालीकाता में एक शहर बसाया जिसको काला कलकत्ता आज के डेट में जानते हैं, और वहाँ पर अंग्रेजों की कोठी बसाई, और वही ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नई नींव रखी थी सूतानाती में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है कि सूतानाती क्या था। तो 1690 में सूतानाती जो था चरनॉक द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया एक शहर था, जहाँ पे कोठी बनाया गया था, और ब्रिटिश भारत का जो भावी राजधानी कलकत्ता है उसकी नींव रखी गई। आगे देखिए कि बंगाल के जो सूबेदार थे अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को क्या किया, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी दे दी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में, कब, 1700 के आसपास, 1698 में ही क्या कर दिया, अंग्रेजों को ये जमींदारी दे दी। कहाँ की, तो सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर 3 गांवों की जमींदारी दे दी। किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाया गया। वहाँ पर क्या बनाया गया, अंग्रेजों ने क्या किया, जब ये सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर उनको मिला तो उन्होंने किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाया, और उसका नाम क्या रखा, तो फोर्ट विलियम रखा। क्या नाम रखा, फोर्ट विलियम रखा। और यह प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में ये हुआ। तो प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में सर चार्ल्स आयर को, प्रथम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। और कब बनाया गया था, तो 1700 ईस्वी में। और प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कौन बनाया गया, यही जो किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो बनाया गया फोर्ट विलियम, इसी को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। और 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत का राजधानी कहाँ रहा, कोलकाता रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत का राजधानी कहाँ रहा, तो कोलकाता रहा। अब आपको ये अंग्रेजों में 2 चीज़ें याद रखना है, मॉरिस मिशन और जॉन सरमन मिशन। मॉरिस मिशन क्या था, जो 1698 में था। तो मॉरिस मिशन यही था कि 1698 में राजा विलियम III ने अन्य कंपनियाँ स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये बनाई। और इसका उद्देश्य क्या था, तो अपने लिए व्यापारिक सुविधाएँ लाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं लाना। और सर विलियम मॉरिस के नेतृत्व में औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में उन्होंने भेजा था, किसने, तो विलियम III ने। ठीक, अब जॉन सरमन मिशन क्या था, 1715 का, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यहाँ से शुरू होता है अंग्रेजों का शासनकाल। ठीक है, तो 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दूत मंडल कलकत्ता के मुगल दरबार में भेजा गया। हैमिल्टन एक सर्जन थे उस समय। 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुखसियर का राज्यकाल था। ठीक है, जो कि बहादुर शाह प्रथम जो था वो 1707 में औरंगजेब जो था 1707 में मर गया था। तो उसके बाद फर्रुखसियर जो थे 13 से लेकर के
1719 तक रहे। तो फ़रुखसियर के इलाज नहीं हो पा रहा था, उसको कोई रोग हो गया था, वो मरने के कगार पर था। तो यही जो थे सर्जन वो इलाज किए। ठीक है, अंग्रेज ने एक सर्जन भेजा हैमिल्टन को, वो इलाज किए, जिससे कौन प्रभावित हुआ? तो फ़रुखसियर प्रभावित हुआ और इतना खुश हो गया कि इतिहासकार ऑन्स कहते हैं कि कंपनी का मैग्ना कार्टा था ये। ठीक है, तो 1717 में, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई फ़रुखसियर की? तो 1719 में। और 1717 में एक शाही फरमान जारी किए, यानी कि गोल्डन फरमान जारी किया। और उन्होंने क्या कहा? पहला फरमान में लिखा हुआ था कि 30,000 रुपये वार्षिक लेकर के बंगाल में मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी। किसने? फ़रुखसियर ने अंग्रेजों को। और 10,000 रुपये वार्षिक लेकर के सूरत में सभी करों से मुक्त कर दिया था उनको। और तीसरा क्या है? तो बम्बई में कंपनी द्वारा जो ढाले जाते थे सिक्के, उसको संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा दे दी थी। तो ये अपने आप में तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था फ़रुखसियर का। इतना खुश हुए थे अपने इलाज से कि इन्होंने ये 3 डिसीजन अंग्रेजों के पक्ष में सुना दिए थे। अब चलिए, अब हम लोगों ने किसको किसको देख लिया? पुर्तगीज का आगमन देख लिया, डच का आगमन देख लिया, अंग्रेजों का आगमन देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं डेनिस का। 1616 में डेनिस यहाँ आते हैं, और तो जिनको आज के जो डेनमार्क है वही डेनिस हुआ करता था। तो डेनिस के बारे में हम देखेंगे कि 1620 में इन्होंने क्या किया? तंजौर जिले में त्रावणकोर में, यानी कि तंजौर जिले के त्रावणकोर भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। 1620 इसमें तंजौर जिले के त्रावणकोर में प्रथम फैक्ट्री बनाया इन्होंने, डेनिस ने। और 1676 इसमें बंगाल के श्रीरामपुर में दूसरी फैक्ट्री बनाई। यही तो इम्पोर्टेंट है डेनिस से। डेनिस के कालक्रम में भी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1731 में है। इसकी कोई चर्चा नहीं करता है, कहीं नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं अभी तक। ये आपको इतना याद रखना है कि 1731 में ये आए और अपना व्यापार कहाँ लेकर के चले गए? तो चीन में लेकर के गए। और 1745 में, यानी कि 10-15 साल रहे हैं, और 10-15 साल में जितनी भी 1, 2, 4 जितनी भी फैक्ट्रियाँ बनाई, वो सभी फैक्ट्रियाँ क्या कर दी? अंग्रेजों से बेच करके भारत से वो चीन चले गए और चीन से व्यापार करने लगे। अब महत्वपूर्ण जो आते हैं वो फ्रांसीसी होते हैं। फ्रांसीसी आते हैं, और सभी जो फ्रांसीसी ही थे जो कि अंग्रेजों के से टक्कर लिए थे। तो लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट, क्योंकि जो लुई 14वां थे, ये क्या थे? ये निरंकुश थे, निरंकुश शासक थे। तो इनके जो मंत्री थे कॉलबर्ट तथा सरकार, दोनों मिलकर के, दोनों की सहायता से एक कंपनी बनाई गई। कब बनाई गई? तो 1664 में ये कंपनी बनाई गई। और फर्स्ट फ्रांसीसी कंपनी जो थी, कंपनी द इंडस ओरिएंटलिस जो थी, वो मेडागास्कर द्वीप पर सर्वप्रथम आई। और इस कंपनी जो थी वो भारत आकर के फ्रांस का दूसरा दल जब आया 1667 में, पहला दल मेडागास्कर द्वीप पर आया और दूसरा दल फ्रांस का जो 1667 में आया, उसका नायक कौन था? तो फ्रैंको कैरो था। ठीक है, और फर्स्ट कोठी इन्होंने 1668 में फ्रैंको कैरो ने सूरत में बनाई थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे, दोनों ने सूरत में सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। अंग्रेज के समर्थन से डचों ने क्या किया था? 1693 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी ले लिया था। फ्रांसीसी एक चीज़ किए कि अपना सूरत में फैक्ट्री बनाए, लेकिन वो पौंडीचेरी की तरफ मूव करने लगे। तो पौंडीचेरी में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, लेकिन डचों ने क्या किया? अंग्रेजों के समर्थन से 1693 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी ले लिया। फिर 1697 में क्या हुआ? तो रिजविक की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? रिजविक की संधि के द्वारा वापस क्या किया? डचों को पौंडीचेरी लौटाना पड़ा फ्रांसीसियों को। तो सभी कंपनियों ने संघर्ष हुए, जिसमें अंग्रेज, यानी कि जितने भी कंपनी आए थे, जो पुर्तगीज आया था, आपको डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिस आए थे, और ये फ्रांसीसी आए थे, सभी आपस में लड़ रहे थे। सभी क्या किए? संघर्ष कर रहे थे, सभी आपस में लड़ रहे थे। और एक तरफ उधर मुगल शासकों का पतन हो रहा था। मुगल शासकों को पतन देखते हुए जो भी मराठा थे, अवध थे, जो भी साउथ के थे, ठीक है, ये नवाब छोटे छोटे राज्यों में बट रहे थे। तो ये कंपनी क्या की? अंग्रेज आपस में लड़ रही थी, और उधर छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि जो मुगल का जो राजा था, राजगद्दी था, वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा था। क्योंकि शुरुआत में जो था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक तो ये ठीक था, औरंगजेब तक मजबूती थी। लेकिन औरंगजेब के बाद चीज़ें क्या हो गई? बदलने लगी, और मुगल शासन पतन की ओर बढ़ने लगा। ठीक है,
और उसके बाद फ्रांसीसियों ने 1746 से लेकर के और 61 के मध्य 3 आंग्ल फ्रांसीसी यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि यही दोनों कंपनियां जो थी मजबूत रह गई थी और अपने व्यापारिक वर्चस्व के लिए इन दोनों में फाइट होने लगा। फ्रांस का सम्राट लुई 15वां था उस समय जब लड़ाई हो रही थी 1746 से 1761 तक। उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 15वां था। अब आइए देखते हैं कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कौन कौन से थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसको अड्यार का युद्ध भी कहा जाता है। तो जो अड्यार का युद्ध इसलिए कहा जाता है, उस समय राजा और फ्रांस के बीच जो युद्ध चला उसको अड्यार का युद्ध कहते हैं। और प्रथम कर्नाटक युद्ध उसको कहते हैं 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था, जहां पर ऑस्ट्रिया में फ्रांस एक तरफ था तो एक तरफ अंग्रेज था। तो उसी का इफेक्ट प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में भारत में भी दिख रहा था। ठीक है, तो ये जो युद्ध था ये कैसे रुका? तो ये एक्स-ला-सैपल की संधि से रुका। और ये संधि का परिणाम ये था कि इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई थी और जिससे डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। उस समय जो वायसराय था के रूप में आया था, डुप्ले आया था फ्रांसीसियों का, और बहुत ही कूटनीतिज्ञ, बहुत ही चालबाज ये डुप्ले था। ठीक है, इसको बहुत ही दिमागदार कहा जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसको अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ये कब हुआ? तो 1749 से 54 ईस्वी तक हुआ और इसका जो कारण था वो हैदराबाद तथा कर्नाटक के अंतरिम मामले में विवाद था। यानी कि हैदराबाद और कर्नाटक के अंतरिम मामले में विवाद था। वहाँ के राजा हैदर अली थे, हैदराबाद के, और मैसूर के राजा हैदर अली थे। ठीक है, और उस समय अंबूर का जो युद्ध हुआ था वो राजा और फ्रांस के बीच जो हुआ था उसको अंबूर का युद्ध कहते हैं। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब आंग्ल और फ्रांस के बीच, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुआ तो उसको द्वितीय कर्नाटक युद्ध कहते हैं। और इसकी संधि कैसे हुई थी? तो 1754 में पौंडीचेरी की संधि कहते हैं। और इसका परिणाम क्या था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं और नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया और फ्रांसीसी प्रभुत्व को थोड़ा सा हानि पहुंचा और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया था इस युद्ध के बाद। ठीक है, प्रथम युद्ध में किसका प्रभाव रहा था? फ्रांसीसियों का। सेकंड युद्ध में किसका प्रभाव रहा? अंग्रेजों का। लेकिन इस संधि को, पौंडीचेरी संधि को अनिर्णायक भी माना जाता है कि यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। तृतीय युद्ध होता है। तृतीय युद्ध कौन सा होता है? तो तृतीय युद्ध होता है कर्नाटक का 1758 से 63 में तक, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, जो यूरोप में चल रहा था। ठीक है, और इसको कौन सा संधि कहते हैं? पेरिस संधि कहते हैं। 1763 में हुआ था और इसका ये निकल करके आया कि वांडीवास युद्ध भी कहते हैं इसको। वांडीवास युद्ध इसलिए कहते हैं कि इस कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। यानी कि यहाँ से वांडीवास युद्ध से फ्रांसीसी का पतन होना शुरू हो गया था। फ्रांसीसी क्या हो गए थे? हार गए थे, अंग्रेज जीत गया था। तो हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ तक हम लोगों ने यूरोपियन कंपनियों का आगमन देखा कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, भारत की खोज, भारत के समुद्री मार्गों का खोज, भारत में जो स्थल मार्ग से जो व्यापार होते थे। अब 1453 में कुछ तुर्कों का कुस्तुतुनिया पर जो अधिकार हो गया था। कुस्तुतुनिया क्या था? तो कुस्तुतुनिया एक मार्ग था, जो स्थल मार्ग था, जहाँ से भारत से व्यापार हो रहा था। लेकिन उस समय रिनेसा काल चल रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था। उस समय यूरोपियन कंट्री आगे बढ़ रहे थे। उस समय नए नए चीज़ों की ज़रूरत थी, वहाँ पर डिमांड था सामानों का। तो उस समय नए देशों का खोज हो रहा था। उस समय वास्को डी गामा भारत आए। उस समय बहुत से लोग, तस्मान ने न्यूजीलैंड का खोज किया, वास्को डी गामा भारत का खोज किए, कोलंबस अमेरिका का खोज किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत जगहों का खोज किया, होड़ लगा हुआ था खोज करने में। तो इतना सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया कि भारत सबसे पहले कौन है? तो पुर्तगीज आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर इंग्लैंड, ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी अंत में आए। ठीक है, एक फैक्ट आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी पुर्तगीज जो थे सर्वप्रथम 1498 में भारत आए भी थे और 1961 में सर्वप्रथम गोवा से गए भी। ठीक है, आज़ादी के बाद तक पुर्तगीज ही रहे थे। तो ये फैक्ट इतना हम लोगों ने इस वीडियो में, पिछले 2 वीडियो में और इस वीडियो में हम लोगों ने सारा देख लिया। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री भारत में आएंगे। अब देखें मुगल काल को देखेंगे। उसी पैरेलल में मुगल काल को हम लोगों ने नहीं छोड़ना है। जब आगमन हुआ था उस समय मुगल काल का क्या स्थिति था? तो मुगल काल का देखेंगे। मुगल काल में व्यापारी आए और शासक बन गए, और उसके बाद जो शासक बन गए तो उसका नीति क्या था, पॉलिसी क्या था। उसके बाद देसी राज्यों का उदय हुआ। सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और जब मुगल काल में विरोध भी होने लगे, यानी कि विरोध हुआ तो क्यों हुआ, तो हम लोग देखेंगे विरोध 4-5 कारणों से हुआ था। तो 1857 का रिवोल्ट देखेंगे, जनजातीय का विरोध देखेंगे, किसानों का विरोध देखेंगे और शिक्षित समुदायों का विरोध देखेंगे। तो हम लोग आगे देखते रहेंगे।
सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो एक पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली और विदेशी कंपनियों का आगमन देखा। उस समय तक ठीक था और उसी समय देसी राज्यों का उदय हो रहा था, यानी कि छोटे छोटे राज्य उदय हो रहे थे, छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, चाहे वो स्वायत्त राज्य हो, चाहे वो स्वतंत्र राज्य हो। स्वायत्त राज्य किसको कहते हैं? स्वायत्त राज्य उसको कहते हैं कि जो कि मुगलों के अंडर में था, लेकिन वो धीरे धीरे अपना राज्य घोषित कर रहे थे। जैसे बंगाल उसमें हो गया, मराठा हो गया, बंगाल हो गया। बंगाल मुगलों के अंडर में था लेकिन बाद में स्वायत्त राज्य हो गया। लेकिन उसके बाद मराठा जो हो गया, सिख समुदाय हो गए, ये मैसूर वाला हो गया, अवध वाला हो गया, ये लोग अपना स्वतंत्र राज्य थे। तो उस समय देसी राज्यों का उदय हो रहा था, मुगलों का क्या हो रहा था? पतन हो रहा था धीरे धीरे। तो आपसी संघर्ष भी हो रहे थे, यानी कि अपने अपने राज्यों के बीच भी संघर्ष हो रहे थे। इधर जो पुर्तगाली विदेशी कंपनियां आई थी, उन विदेशी कंपनियों के बीच भी संघर्ष हो रहे थे। और एक ऐसा समय आया कि जिसमें देसी राज्यों का और विदेशी कंपनियों का संघर्ष शुरू हो गया। और इसमें सभी विदेशी कंपनियों में जब संघर्ष हुआ तो इसमें से कौन निकल करके आगे आ गया? तो इसमें अंग्रेज उभर करके आ गए, यानी कि सबसे शक्तिशाली कौन उभर करके आया? अंग्रेज आया। और उधर देसी रियासतों में जो देसी राज्य उदय हुए थे उसमें बंगाल, मराठा, सिख, मैसूर, अवध, ये स्ट्रॉन्ग निकल करके आ गए। ठीक है। और यहाँ पर जब इनके और अंग्रेजों के बीच में जब लड़ाइयाँ हुई तो ये ब्रिटिश नीति लागू करने लगे। और ब्रिटिश नीति में सबसे दो महत्वपूर्ण था, वो था आर्थिक और प्रशासनिक। यानी कि ब्रिटिश नीति में सबसे पहले उन्होंने आर्थिक पर जोर दिया, यानी कि पैसे कमाने पर जोर दिया, और प्रशासनिक नीति यानी कि दोनों पर अधिकार जमाना कर दिया। और जैसे ही आर्थिक और प्रशासनिक नीति लागू कर दिए, पॉलिसी लागू कर दिए, तो देसी जो राज्य थे वो उनसे नाराजगी भी उत्पन्न करने लगे, क्योंकि वहाँ पर गरीबी बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, उद्योग कम हो गए थे, कृषि कम हो गया था। और इसका कारण क्या हुआ कि विरोध हुआ, और इसी का कारण है कि 1857 में विरोध प्रदर्शन हुए। और 1857 के बाद कंपनी का जो मालिकाना हक था वो क्राउन के पास चला जाता है। ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है। पुर्तगाली कब आए? तो पुर्तगाली 1498 में आए। ठीक है। और उस समय शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी शासक था। उस समय अगर कहा जाएगा कि पुर्तगाली जब आए थे तो उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था? तो लोधी वंश का सिकंदर, अंतिम शासक सिकंदर लोधी था, जो कि 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। और जैसे ही अंग्रेज आए, यानी कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज के समय में कौन था? तो अकबर था। तो अंग्रेज जब आए थे तो उस समय अकबर था। और अंग्रेज जब फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे तो उस समय कौन था? तो उस समय जहांगीर था। तो ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। यानी कि पुर्तगाली आए तो सिकंदर लोधी, अंग्रेज आए तो अकबर था, और डच आए तो उन्होंने क्या था? अकबर ही था। और डेनिश जब आए तो जहांगीर था, और फ्रांसीसी जब आए तो औरंगजेब था। ठीक है। तो फ्रांसीसी के समय औरंगजेब, और किसके काल में? तो शाहजहां के काल में कोई विदेशी कंपनी नहीं आया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री जो स्थापित हुआ था कंपनियों के द्वारा वो कहाँ कहाँ स्थापित हुआ? तो पुर्तगाली का फर्स्ट फैक्ट्री जो हुआ था वो कोचीन में, केरल में स्थापित हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि जमोरिन जो उपाधि प्राप्त राजा था वहाँ का, केरल का, उसने पुर्तगाली वास्को डी गामा का शुरुआत किया था। अच्छा, वास्को डी गामा से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? भारत कितनी बार आया? वास्को डी गामा भारत 3 बार आया। यानी कि वास्को डी गामा भारत 3 बार आया। कब कब आया? तो 1498 में आया, उसके बाद 1502 में आया। ठीक है। और उसके बाद 1524 में वायसराय बन करके आया था। और 1524 में ही वायसराय बना, और कोचिंग में ही आया था, और कोचिंग में ही इसको दफना दिया गया, वहीं पर इसको बीमारी से मृत्यु हो गई। ठीक है। और डच कंपनी कहाँ पे सर्वप्रथम स्थापित किया? तो 1605 में मसूलीपट्टनम में। ठीक। और अंग्रेजी जो थे वो 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किए। ठीक है। और डेनिश जो थे 1620 ईस्वी में ट्रावेनकोर में तमिलनाडु में स्थापित किए अपना फैक्ट्री फर्स्ट। और फ्रांसीसी जो थे 1668 ईस्वी में सूरत में, गुजरात में। तो सूरत का 2 हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी, दोनों जो मजबूत जो विदेशी कंपनी थे, ये दोनों कहाँ पे स्थापित किए? सूरत में। चलिए कुछ खोज की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 1492 में सबसे पहले स्पेनिश कोलंबस था, जो कि किसकी खोज किया था? अमेरिका का खोज किया था। वो पुर्तगाल की तरफ से ही गया था, लेकिन क्या कौन था? स्पेनिश था। ठीक है।
1498 में भारत की खोज किया, यानी कि भारत के मार्गों का खोज किया, वो कौन था? वास्को डी गामा। इससे पहले पुर्तगीज यात्री बार्थोलोमेओ डियाज जो था वो केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। वो साउथ अफ्रीका में, जो कि आज का केप टाउन है, वहाँ पर जा करके उसके बाद भारत में नहीं आ पाया था, उसको रास्ता नहीं पता था। लेकिन ये वास्को डी गामा जब गया तो वहाँ पर केप ऑफ गुड होप स्थान पर गया, तो वहाँ से एक अब्दुल मजीद नामक जो भारतीय व्यापारी था, वो साउथ अफ्रीका जाता था, वहाँ से व्यापार करता था, उसकी मुलाकात वास्को डी गामा से हो गई। तो वो उस वास्को डी गामा को रास्ता दिखा करके भारत ले गया था। तो ये वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। 1642 में न्यूजीलैंड की खोज हुई, यानी कि भारत के बाद न्यूजीलैंड की खोज हुई, तो तस्मान ने किया था। और तस्मान कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का रहने वाला था। और ऑस्ट्रेलिया की भी खोज किया गया था 1770 में, कैप्टन जेम्स कुक ने किया था इसको। और जेम्स कुक ब्रिटेन का रहने वाला था। और ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया सर्वप्रथम ब्रिटेनियों के लिए क्या था, यहाँ पर जो भी गुंडा मवाली था उसके लिए जेल बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया। और आज देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया भारत से भी कई मामलों में आगे निकल चुका है, और भारत ऑस्ट्रेलिया कितना स्वच्छ बन गया है और कितना आगे प्रगति कर गया है। और एक समय था कि जब ब्रिटेन के ये कैप्टन जेम्स कुक खोज किए थे, तो अपने ब्रिटेन के जो कैदियों था उसको रहने के लिए वहाँ पर जेल बनाया गया था। ठीक है, सिर्फ कैदियाँ, यानी कि जितने भी खराब आदमी थे, कैदी थे, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। और आज देखिए कितने स्वच्छ आदमी बन गए। और अगर बात करें पूर्व मुगल काल की, अब हम बात करेंगे तो पूर्व मुगल काल की अगर बात करें तो 1526 से लेकर 1707 तक को क्या कहते हैं? पूर्व मुगल काल। और इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो राजा हुए कौन हुए? तो बाबर हुए। सबसे पहले अगर बात करें कि बाबर कब से कब तक, तो 1526 से लेकर के 1530 तक रहे। उसके बाद कौन? तो हुमायूं। तो हुमायूं 1530 से 1540 तक रहे। और 1540 के बाद इनको शेरशाह सूरी ने क्या किया? पराजित कर दिया, जिसके कारण हुमायूं भाग गए जान बचा करके। और फिर इन्होंने हमला किया और 1555 में फिर अपना राजगद्दी सिंहासन हासिल किया, और 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका बेटा अकबर था, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक राज्य किया। उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर था, जो 1605 से 1627 तक। और जहांगीर का बेटा शाहजहां 1627 से 1657। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, जो कि 1658 से लेकर के 1707 तक। और 1707 के बाद उत्तर मुगल काल होता है, और वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है, और वहाँ से क्या होता है? पतन की ओर बढ़ जाता है, मुगल पतन की ओर चला जाता है। तो पूर्व मुगल काल में ये लोग थे। और उत्तर मुगल काल की बात करें तो उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम जो था 1707 से 1712 तक रहा, जिसको क्या कहा जाता है? साहेब बेखबर कहते हैं। क्या कहते हैं? साहेब बेखबर कहते हैं। और जहांदार शाह था 1712 से 1713 तक, जिसको क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख की उपाधि मिला था। फारूक सियर क्या था? 1713। इसी फारूक सियर के कार्यकाल में मैग्ना कार्टा, जो कि इन्हें सुनहरा फरमान जारी किया था, जो कि अंग्रेजों को 30,000 वार्षिक दर पर बंगाल में व्यापार करने के लिए छूट दे दिया गया था। और सूरत में 10,000 वार्षिक दर पर इन्होंने सूरत में छूट दे दिया गया था। और बम्बई में क्या किया था? बम्बई में इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल सल्तनत में, मुगल साम्राज्य में चलाने की, मुगल क्षेत्रों में चलाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो इनको फारूकसियर को क्या कहा गया? घृणित कायर कहा गया। और एक फैक्ट और याद रख लेना है कि फारूकसियर को कौन बनाया था? तो फारूकसियर को राजा किसने बनाया था? तो फारूकसियर को राजा सैयद बंधु ने बनाया था। ठीक है, सैयद बंधु, जिसको किंग मेकर इतिहास में कहा जाता है, क्योंकि वो 4 राजाओं को राजा बनाए थे। ठीक है, उसके बाद फारूकसियर के बाद रफ़ीउद्दर्जात को बनाया था उसने, रफ़ीउद्दौला को बनाया। ठीक है, इन दोनों का बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। ठीक है, और ये 28 फरवरी, सबसे कम समय तक यही रफ़ीउद्दर्जात जो था सबसे कम समय तक राज्य करने वाला राजा बना। ठीक है, शाहजहां द्वितीय की उपाधि सफीउद्दौला को भी मिला था। उसके बाद मोहम्मद शाह को भी सैयद बंधु ही बनाया था। और सैयद बंधु, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन सैयद बंधु जो थे, मोहम्मद शाह को बनाया। मोहम्मद शाह अपने सिक्योरिटी पर्पज से सैयद बंधु को मरवा देता है, और सैयद बंधु को ही रंगीला बादशाह कहते हैं। नए राज्यों का निर्माण शुरू करवाया था, यानी कि इसी के समय से नए राज्यों का निर्माण शुरू हो जाता है, इसके रंगीलापन को देखते हुए। इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बनता है, आलमगीर द्वितीय बनता है, फिर शाह आलम द्वितीय बनता है, और जिसका नाम अली गौहर होता है सबसे पहले। ठीक है, और अकबर शाह द्वितीय बनता है, और बहादुर शाह द्वितीय भी बनता है। और अंत में बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, इसको अंग्रेजों ने 1857 में रंगूर भेज दिया, और 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आइए सबसे पहले हम देखें कि बहादुर शाह प्रथम, जो पूर्ववर्ती, जो उत्तर मुगल काल के जो राजा थे, सबसे पहला राजा वो कौन था? बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से 1712 ईस्वी तक
राज किया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इन तीनों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयाँ हुई और इसमें जो मुअज्जम था यही था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह प्रथम। तो मुअज्जम तो था बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपने आप को सुल्तान घोषित किया, राजा घोषित किया। मुअज्जम ने अपने पहले आगरा के समीप जाजुआ का युद्ध में किसको हराया? अपने पहले भाई आजम को हराया। और फिर हैदराबाद के निकट बीजापुर के युद्ध में कामबख्श, दूसरे भाई को कामबख्श को हरा करके स्वयं को मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके और दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली का सुल्तान माना। ठीक है। और सत्ता प्राप्त करने के बाद बहादुर शाह ने अन्य समकालीन शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मैत्री अथवा मेल मिलाप की नीति अपनाई। यानी कि सत्ता जैसे ही प्राप्त हुआ तो ये जितने भी राज्य अलग अलग हो रहे थे उनके साथ शांतिपूर्ण सहयोग की भावना से शांतिपूर्ण मैत्री बनाया और मेल मिलाप की नीति अपनाई। जैसे मराठों के संबंध में उसने संभाजी के पुत्र साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया। उस समय जो मुगल थे संभाजी के पुत्र साहू जी को कैद करके रखा हुआ था, तो साहू जी को इसने मुक्त कर दिया। और बहादुर शाह ने गोविंद सिंह के सिखों के साथ भी अच्छा मैत्रीपूर्ण समझौता किया, यानी कि जो भी 10वें गुरु थे सिखों के, गुरु गोविंद सिंह, उनके साथ संधि करके उनके अपने दरबार में 500 की मनसब प्रदान किया। ठीक है। और इतिहासकार खफी खां ने बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर की उपाधि दी थी कि इनको बेखबर यानी कि कोई इनको खबर नहीं था अपने सल्तनत में क्या हो रहा है। इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा है कि बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। यानी कि बहादुर शाह एक अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद वाले तो और भी घृणित थे और भी घटिया थे, ऐसा इनका कहा जाना था। अच्छा, बहादुर शाह जब अंतिम थे यानी कि 1707 के औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह बनते हैं, 60 साल की उम्र में बनते हैं, तो वो थोड़े दिन तक रहते हैं यानी कि 1712 तक रहते हैं। और 1712 के बाद जहांदार शाह, ठीक है, जहांदार शाह 1712 से 13 तक 1 साल तक रहे। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद पुनः उनके चारों पुत्रों में क्या हुआ? जहांदार शाह, अजीम शाह शान और रफ़ी उस शान और जहान शाह के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गए। और इस युद्ध में जो जहांदार शाह वो आगे निकल गया। जहाँ सभी पुत्रों में जहांदार शाह दरबार के ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से, यानी कि ईरानी गुट के नेता कौन थे? जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठा और शेष तीनों भाइयों के संघर्ष में मारे गए। तीनों को मार करके जहांदार शाह गद्दी पर बैठ गया। जहांदार शाह ने जुल्फिकार के सहयोग के बदले में उसने अपना वजीर नियुक्त कर दिया। ये शासनकाल में शासक की पूरी बागडोर वजीर जुल्फिकार के हाथ में हो गई, यानी कि सारा बागडोर जो था, सारा काम क्रिया जो कर रहा था वो जुल्फिकार खां कर रहा था। उसने जुल्फिकार के परामर्श में जजिया कर का अंत कर दिया, यानी कि जुल्फिकार के परामर्श के बाद जहांदार शाह ने जजिया कर को अंत कर दिया और उसने इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है। और इसी ने इजारा व्यवस्था, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इजारा व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो इसी जहांदार शाह के काल में हुआ था। जहांदार शाह की प्रेमिका कौन थी? तो लाल कुंवर। जहांदार शाह वेश्याओं में लीन रहता था। पूरा टोटली जो सल्तनत चला रहा था वो जुल्फिकार खां चला रहा था और लाल कुंवरी के जो वेश्या थी उससे अत्यधिक प्रभाव में था। उसके शासन के प्रति उदासीन रहने और विलासितापूर्ण व्यवहार के कारण लोग उसे लंपट मूर्ख कहते हैं, यानी कि विलासिता में पूर्ण निपुण था, यानी कि वो विलासिता में ही घोर विलासितापूर्ण व्यवहार करता था और उसकी उदासीनता से रहने के कारण उनको लंपट मूर्ख की संज्ञा देने की। कोई भी साम्राज्य का राजा है और ये क्या है? विलासिता में ये है, उसको राज्य का कोई खबर नहीं, यानी कि लंपट मूर्ख है। उसके बाद जहांदार शाह का पुत्र फर्रुखसियर जो था, पुत्र नहीं था, फर्रुखसियर जो था, फर्रुखसियर को किसने बनाया था? फर्रुखसियर को अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जिनको सैयद बंधु कहते हैं, इन्होंने फर्रुखसियर को, जहांदार शाह को मार करके फर्रुखसियर को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया, जो कि 1319 तक रहे। और फरवरी 1713 में फर्रुखसियर सम्राट बना और बादशाह बनते ही अब्दुल्ला खां और जो कि सैयद बंधु थे को वजीर बना दिया और हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया गया। फर्रुखसियर ने दक्षिण के 6 सूबे में सूबेदारी चिनकिलिज खां, जो निजामुल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध था, को सौंप दी। यानी कि फर्रुखसियर दक्षिण के 6 सूबों के सूबेदारी किसको दे दी? चिनकिलिज खां को दे दी, और निजामुल मुल्क के नाम से जो वो प्रसिद्ध हुआ करता था। 1716 में फर्रुखसियर के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा सिख नेता बंदा बहादुर को गुरुदासपुर में दुर्ग में बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और यातना देकर मार डाला गया, यानी कि उनको कष्ट देकर के मार दिया गया। किसके नेतृत्व में? फर्रुखसियर के नेतृत्व में। कब? तो 1716 में मुगल सेना द्वारा सिख नेता कौन सा? बंदा बहादुर को। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बंदा बहादुर को किसने
यातना देकर मार दिया। तो फर्रुखसियर कब? तो 1716 में। फर्रुखसियर के काल में 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान मिला, और उस शाही फरमान को हम लोग देख चुके हैं कि शाही फरमान में क्या किया गया था। तो 30,000 प्रति वर्ष देने के बदले में उसको सूरत में मिल गया, बंगाल में मिल गया छूट। ठीक है, सूरत में 10,000 पर मिल गया और बंगाल में 30,000 वार्षिक दे करके। और वो जो ढाले गए थे सिक्के, वो सिक्के पूरे मुगल सल्तनत में चलने लगे। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया, और फलतः सैयद बंधुओं ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मराठों से संधि कर ली और मराठों के साथ मिलकर के फर्रुखसियर की हत्या कर दी। यानी कि फर्रुखसियर अपने राजगद्दी को बचाने के लिए सैयद बंधुओं को मारना चाह रहे थे, और सैयद बंधु ही मराठों के साथ मिल करके और फर्रुखसियर को हत्या कर दी। फर्रुखसियर एक दुर्बल, कायर और निर्दयी सम्राट था। अंततः उसे कौन सा उपाधि दिया गया? तो घृणित कायर का उपाधि दिया गया। उसको घृणित कायर भी कहते हैं। उसके बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दरजात को क्या बनाया? शासक बनाया, जो कि 18 फरवरी से 4 जून तक 1719 तक रहा। फर्रुखसियर की हत्या के पश्चात सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दरजात को गद्दी पर बैठाया, और वह सबसे कम समय यानी कि 3 माह 4 दिन तक शासन करने वाले मुगल बादशाह था। और जून 1719 में क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। और रफ़ी-उद-दौला जो था, रफ़ी-उद-दौला 6 जून से 17 सितंबर तक 1719 तक ये रहता है। और सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-शान के दूसरे पुत्र रफ़ी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठाया, और सितंबर 1719 में पेचिस रोग यानी कि डिसेंट्री के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों जो थे, इनको दोनों को तबीयत खराब होने से, बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, और फिर से सीट खाली हो जाता है। तो मोहम्मद शाह को सैयद बंधु बनाते हैं। यानी कि रफ़ी-उद-दौला ने आकस्मिक मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने जहान शाह के, जो बहादुर शाह प्रथम का जो चौथा पुत्र था, जहान शाह के 18 वर्षीय पुत्र को मोहम्मद शाह के नाम से सितंबर 1719 में गद्दी पर बैठाया। और सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर से मोहम्मद शाह तक 4 शहजादों को बादशाह बनाया। परिणाम स्वरूप इतिहास में उन्हें सैयद बंधुओं, शासक, निर्माता या राजा बनाने का किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर लिया है कि सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप से मुक्ति के लिए सम्राट मोहम्मद शाह ने तुरानी गुट के सरदार चिलखलीज खां यानी कि निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। और इसीलिए 1719 से लेकर के 1748 तक के शासन कर पाए, क्योंकि किंग मेकर ही मारा गया था। और चिलखलीज खां के चिलखलीज खान, जिसको निजामुल मुल्क कहते थे, उसकी सहायता से सैयद बंधुओं ने की हत्या करवा दी गई। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, और ईरान फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। और मोहम्मद शाह के समय में ही जो नादिर शाह था, वो क्या किया? नादिर शाह आक्रमण किया, और 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल, कहाँ पे? करनाल में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह को बंदी बना दिया गया। और 20 मार्च 1739 को विजेता के रूप में नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर प्रवेश किया, और दिल्ली में तबाही मचा दी, कत्लेआम किया। और मई 1739 में नादिर शाह अपने वतन लौट गया। लौटते समय उसने शाहजहां का जो तख्ते ताऊर मयूर सिंहासन जो था, वो उसमें क्या देखा? उस सिंहासन में देखा कि कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। तो उसने सहित बड़ी मात्रा में सोना चांदी लूटकर अपना देश ले गया, यानी कि फारस से आया था, ठीक है, और फारस ही ईरान में ले गया। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसके शासनकाल में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, इसलिए इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट है अहमद शाह, यानी कि मोहम्मद शाह के बाद 1748 से 1754 तक मोहम्मद शाह बनता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में विघटन की प्रक्रिया जो गति मिली थी, वह अहमद शाह के समय और अधिक तीव्र हो गई। यानी कि मोहम्मद शाह के समय में विघटन यानी कि पतन हो रहा था, उसमें और तेजी आ गई। अहमद शाह के समय सम्राट ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बना दिया। और सफदरजंग ने क्या किया? यानी कि मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ कर स्वयं वजीर बन गया। और तथा आगे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा करके कारागार में डाल दिया, और शाहजाद अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया गया। ठीक है, तो आगे कौन बनते हैं? आलमगीर द्वितीय बनते हैं। और आलमगीर द्वितीय कब तक रहते हैं? तो 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक रहते हैं। और आलमगीर द्वितीय अपने वजीर
गाजिउद्दीन, जिसे इमादुल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी, वह कठपुतली शासक बन जाता है और आलमगीर द्वितीय ने अपने को स्वतंत्र करने के लिए इमादुल मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र किया, लेकिन समय रहते षड्यंत्र का पता चलने के कारण इमाद ने उसकी हत्या कर दी। किसकी? आलमगीर द्वितीय की। और आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही 1757 की प्लासी का युद्ध होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है, तो ये आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है। तो कब होता है? 1757 में हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखा जाता है। यहीं से अपना पैर पसारना शुरू कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है शाहजहां तृतीय, यानी कि शाहजहां तृतीय का दौर आता है 1759 में। ठीक है, यानी कि शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1806 तक रहता है, उससे पहले थोड़े वक्त के लिए शाहजहां तृतीय, यानी कि पैरेलल में भी शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय राज करते हैं। यानी देखते हैं आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र जो अली गौहर पटना में था, और वहीं उसने स्वयं को शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली थी और बादशाह घोषित कर लिया था। इस समय इमादुल मुल्क ने शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय के जो पुत्र था उसको क्या कर दिया था? आलमगीर द्वितीय को मार करके इमादुल मुल्क हटा दिया था, क्योंकि आलम द्वितीय क्या कर दिया था? इमादुल मुल्क को मारने का षड्यंत्र रचा था। तो ये मार करके किसको? काम बख्श के जो पौत्र मुहिमुल मिल्क था, जो शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। और इस तरह आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए अलग अलग स्थानों पर दो बादशाह थे, पहला शाहजहां तृतीय और दूसरा शाह आलम द्वितीय। बाद में शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक आए। इसी काल में 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली कौन था? तो जो नादिर शाह आया था फारस से, ईरान से, उसका जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, वो यहाँ रह गया था। तो मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जिसमें मराठों का निर्णायक पराजय मिली और यहीं से मराठों का पतन शुरू हो जाता है। तो शाह आलम द्वितीय ने, और एक समय था कि मराठों का इतना वर्चस्व हो गया था कि दिल्ली पर राज करने लगे थे, और मराठों का अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद मराठों का पतन शुरू हो जाता है। शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के अब्दस से नवाब मीर कासिम का साथ दिया, और साथ देने के बाद इस युद्ध में मीर कासिम की ओर से अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी हिस्सा लिया था। और तीनों, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और बक्सर शाह आलम द्वितीय, तीनों को किसने हराया इस युद्ध में? अंग्रेजों ने हरा दिया 1764 में। तो प्लासी का युद्ध और 1757 की प्लासी के युद्ध में जो शुरुआत नींव रखी गई थी वो कंफर्म कर दिया गया कब? 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध से। और इस युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने 1765 में अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि कर ली, और जिसके अनुसार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। ठीक है, और शाह आलम के काल में ही 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का एक अधिकार हो गया, यानी कि लाल किले तक सिमट करके रह गया, और 1806 में ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि शाह आलम द्वितीय के काल में ही 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो गया था। उसके बाद अकबर शाह द्वितीय होता है 1806 से 1837 ईस्वी तक, यानी कि शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। यानी कि अंग्रेजों जो आधिपत्य कर लिया था दिल्ली पर, उसके संरक्षण में पहला मुगल बादशाह जो था अकबर द्वितीय था। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बढ़ने वाले मुगल शासक कौन थे? तो अकबर द्वितीय थे, ये आपको याद रखना है। अकबर द्वितीय के समय मुगलों का टकसाल बंद हो गई। ठीक है, मुगलों का जो टकसाल चलता था वो बंद हो गया, अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। उसने पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए राजा राम, अब इसमें अकबर शाह द्वितीय को सुविधाएं नहीं मिल रही थी, पेंशन नहीं मिल रहा था, तो उससे नाराज होकर के राजा राम मोहन राय को तैयार किया, उसको राजा की उपाधि दी। उनको कहाँ भेजा? तो दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा, क्योंकि इंग्लैंड के राजा से शिकायत करने के लिए कंपनी। तो भेजने के बाद कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि राजा राम मोहन ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम व्यक्ति थे जो कि समुद्र के सहारे 7 समुद्र पार इसने गया, और 7 समुद्र पार गए तो थे, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आया। और लगभग ये कब की बात है? तो 1830 की बात है, और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और बाद में इसके समय बादशाह लाल किले के सिमट करके रह गई, और 1837 में इसके अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय आते हैं 1837 से 57 तक, और अकबर द्वितीय का पुत्र होने के नाते बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था जो कि लाल किले तक सिमट कर रह गया था। और बहादुर शाह द्वितीय जो कि
एक शायराना अंदाज था, शायरी करते थे, कविता लिखते थे। और ये असद उल्लाह खां गालिब के नाम से आप लोग शायरी देखे होंगे। तो गालिब जी इनके क्या थे, बहादुर शाह जफर के शिक्षक थे, और बहादुर शाह जफर को इन्हें जफर उपनाम दिया था, और इसी जफर उपनाम से ये जाने जाते थे, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर के नाम से जाने गए। और वह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, और अंग्रेजों ने उनके गिरफ्तार कर लिया जबरदस्ती, और उन पर मुकदमा चलाया। अंततः उसे निर्वासित करके रंगून यानी कि रंगून म्यांमार भेज दिया गया, और 1862 यानी कि 5 साल बाद उनकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। तो ये उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक जो माना जाता है, 1857 के क्रांति में ये मारे गए बहादुर शाह द्वितीय, इनको रंगून भेज दिया गया कैद करके। तो जो मुगलों का जो पतन था, और मुगलों का जो उत्तर पूर्व मुगल काल और उत्तर मुगल काल जितना था, हम लोगों ने सारे राजाओं के बारे में देख लिया। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो उत्तरकालीन दुर्बल और अयोग्य शासक के कारण, यानी कि उत्तर में जो दुर्बल, ये कहाँ से शुरू हो गया था, तो औरंगजेब से शुरू हो गया था। कैसे शुरू हो गया था, तो इसमें उनके दरबार में गुटबंदियाँ होने लगी थी, गुटबाजियाँ होने लगी थी, मनसबदारी व्यवस्था का विघटन हो गया। जो व्यवस्था चलती आ रही थी उसका विघटन कर दिया गया। सैन्य दुर्बल थे, यानी कि सैन्य पावर कम हो गए। धार्मिक कारण, औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता था, यानी कि सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता नहीं था, उसके कारण क्या हो गए, लोग उसके विपरीत जाने लगे। आर्थिक कारण भी हो गया था कि मुगलों के पास आर्थिक कारण भी आने लगे। मराठा शक्ति का उदय भी था, मराठा बार बार मुगलों से लड़ते रहते थे, इसके कारण वे मुगल को परास्त करते रहते। यूरोपियन कंपनियों का आगमन भी था। यूरोपियन कंपनी के आने के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, मुगल शासन उनसे दबने लगे, और विदेशी आक्रमण के कारण, जैसे कि नादिर शाह जो था ईरान से आकर के आक्रमण किया, जिसके कारण वो कमजोर हो गए। जहाँ से कोहिनूर का जो मयूर सिंहासन था उसको लूट करके ले गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण था, जिसके कारण से ये कमजोर पड़ते चले गए। तो हम लोगों ने देखा अब तक हम लोगों ने पूरा यूरोपियन कंपनियों का आगमन ये सब देख लिया था। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आगे हम लोग मुगल के पतन के बाद हम लोग बहुत कुछ देखेंगे, जो आगे 1857 से लेकर के 1947 तक जितने भी हुआ, जितने वायसराय बने 1857 के बाद, कंपनी के हाथ में हम से छीन करके क्राउन के हाथ में चला गया। ये सारा कुछ हम लोग व्यवस्थित तरीके से 1 घंटे 1.5 घंटे में हम लोग देखेंगे। तो ये पूरा आधुनिक भारत का इतिहास आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देशी राज्यों का उदय कैसे हुआ, इसके बाद हम लोग यही देखेंगे, देशी राज्यों का उदय कैसे होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको तीनों वीडियो देख करके, यानी कि 1 घंटा का उधर, 1 घंटा ये, 2 घंटा का पूरा वीडियो, 2 घंटा में पूरे हमने यूरोपियन कंपनियों का आगमन से लेकर के मुगल काल का, उत्तर मुगल काल, पूर्व मुगल काल, दोनों हम लोगों ने देख लिया है। जा करके देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें। आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आने वाले एग्जाम को लेकर के, जैसे AEDO हो गया, BPSC AEDO, BSSC ASO हो गया, और सारे एग्जाम के पर्पज़ से इतिहास से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो कमेंट करना नहीं भूलें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।